बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम शहर के किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिस मुद्दे को हम ज्वलनशील मानते हैं और यह मानते हैं कि इस मुद्दे पर बात की जानी बहुत ज़रूरी है, आपसे वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है। आज का मुद्दा जो हमने चुना है वो शहर का एक ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सरकार के लिए ज़रूरी है, प्रशासन के लिए ज़रूरी है और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आग से खिल रहा है अजमेर। जी हाँ, आग से खिल रहा है अजमेर। बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। बारूद के गोदाम हो, पटाखों के गोदाम हो, गैस के गोदाम हो, केमिकल्स के गोदाम हो, सब शहर के बीचों बीच बस्तियों के अंदर चल रहे हैं और इस तरह से चल रहे हैं कि जरा सी चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी गोदाम को बस्ट कर सकती है और पूरा अजमेर आग की लपेट में आ सकता है। आपको मालूम है कि नगर निगम अजमेर का फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है, कितना अधकचरा है, कितना शक्तिहीन है। ऐसे में ना तो फायर एक्ट है हमारे यहाँ, ना कहीं कोई और दूसरी गुंजाइश है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि किसी भी दिन, कोई भी लम्हा ऐसा आ सकता है कि हमारा अजमेर क्रिकेट की जैसे बॉल उठती है वैसे ऊपर दिखाई दे सकता है। इस गहन चिंतन पर बात करने के लिए आज हमारे बीच जो डिजास्टर मैनेजमेंट के महारथी माने जाते हैं अशोक मलिक, और जिनके बारे में अजमेर की जागरूकता के लिए जिनकी जिम्मेदारी बेहद ज़रूरी मानी जाती है और जो शहर की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, समस्याओं पर हाथ रखते हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शहर की दाई हैं, ऐसे अशोक जी मलिक का मैं हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आप आए, आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। तो इसी से शुरू करते हैं कि बारूद के गोदाम, पटाखों के गोदाम, गैस के गोदाम, केमिकल्स की दुकानें और हमारा फायर सिस्टम। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप किस तरह से शहर को देखते हैं और इस व्यवस्था को देखते हैं। आपने जो ये एक मुद्दा उठाया है, शहर जो आज की स्थिति है और जो हमारे पास में व्यवस्थाएं हैं जी इस फायर से निपटने की, ये आपका कहना बिल्कुल उचित है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे। उसका प्रमुख कारण है हमारा जो प्रशासन है उसकी शीतलता, नगर निगम की जो उनने ढांचागत जो उनने एक सिस्टम बना रखा है फायर के लिए, उसमें जो साधन है उनकी कमी। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में आज 74 वर्ष हो गए हैं राजस्थान को बने हुए। 1930 मार्च 1949 में यानी राजस्थान को बनाने की घोषणा की गई थी जी। तो आप आज 2024 आ गया तो करीब यानी 75 वर्ष हो चुके हैं। उसके बावजूद राजस्थान में आज तक फायर एक्ट नहीं बना। ये दुर्भाग्य हमारा। राजस्थान में ये अजमेर की हालत नहीं है, राजस्थान के हर क्षेत्र में ये हालत हो चुके हैं। जयपुर को देख लीजिए, जो राजधानी है उसमें फायर सिस्टम जरूर थोड़ा स्ट्रांग है, सिविल डिफेंस का भी फायर सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ एक तो कर्मचारियों की शॉर्टेज। आपको मैं बता दूं, आज नगर निगम अजमेर के पास में 11 गाड़ियां तो ये आज़ाद पार्क में है मौजूद, 3 से 4 गाड़ियां रहती हैं इनकी अपना सेंद्रिया जो फायर स्टेशन है उस पे। इसमें जो ड्राइवर्स हैं वो करीब 20 ड्राइवर हैं जो एक्स आर्मी हैं, परमानेंट ड्राइवर्स नहीं है, अनुबंध पे चल रहे हैं ड्राइवर। दूसरा, उसके अलावा करीब 35 से 37 लोग हैं जो कि अपने अभी फायर में जिनको ज्वाइन कराया गया है जी। पहले चुंगी वाले फायर में आ गए थे, जो भी सरप्लस विभाग हुए उनके लोगों को फायर में ट्रांसफर किया गया था जी। अब जाके राज्य सरकार ने फायरमैन्स की भर्ती करी है, 35 हैं जिसमें करीब 7 लड़कियां हैं और वो सब इसी कोशिश में लगे रहते हैं। जो लड़कियां हैं उनके घर जयपुर में हैं, वो हैं, जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे वो अपने यहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगी। तो एक तो जो फायर में जब नियुक्तियाँ दी जाती हैं उसमें
जब उनका कैडर डिसाइड किया जाए तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि उसको उसी संभाग के अंदर ही उसको एडजस्ट किया जाए जी, जिससे उनको वहां से छोड़ छोड़ के जाने की जरूरत ना पड़े और उनका सारा जो ध्यान है अपने कार्य में लगे। इसके अलावा आज अजमेर में G+11 बिल्डिंग्स का निर्माण शुरू हो गया है। हाँ, जो कि मतलब बहुमंजिला इमारत मतलब आप ये देखिएगा कि इतनी ऊंची इमारतें और उनके अंदर रास्तों की जो बनावट देखी जाए, खास तौर से दरगाह एरिया हुआ, खास तौर से नया बाजार एरिया हुआ, खास तौर से अंदरूनी अजमेर का जो क्षेत्र है उसके अंदर जिस तरीके की बहुमंजिला इमारतों को बनाए जाने की, होटल्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, और फायर फाइटिंग सिस्टम कहीं कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूं कि जो सर्कुलर रोड है उसके ऊपर जो एडीए ने पिछले दिनों जो एक प्लॉट बेचा था जी, गणेशपुरी हाउसिंग सोसाइटी का जी, उसके अंदर अभी जो वो दावा कर रहे हैं वो उसको 120 मीटर बनाने का दावा कर रहे हैं जी, यानी 45 फ्लोर तक का उसमें जो उनने ऐड लगा रखा है वहाँ वो 45 फ्लोर बनाने जा रहे हैं। और जो अपने पास लेडर सिस्टम आया है अभी, ये TLT के नाम से एक सिस्टम खरीदा गया है, जो उसको रखने की जो जगह है वही आज़ाद पार्क है, जबकि वो ट्रक यदि जहाँ पे कोई आग की दुर्घटना होगी तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ही है, और वो सारी बनी हुई है पंचशील में, लेकिन उसको रखा गया है वहाँ। जब तक वो वहाँ तक पहुँचेगा, मानो 5वीं फ्लोर पे आग लगी, जब तक ट्रक मूव करके वहाँ तक आएगा 11वीं फ्लोर तक लोग जल चुके होंगे। ओहो। तो इस सिस्टम को देखते हुए एक मंजिल की जो लेडर सिस्टम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंजिल तक ऊपर जा सकता है। हाँ, 11 मंजिल तक जा सकता है, और 40 और 45 मंजिल पर जाने के लिए तो मेरे ख्याल से आसमान से कुदाने पड़ेंगे फायर फाइटर्स। नहीं, उसके लिए फायर फाइटर्स का नहीं है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और क्लियर करूं, मेरे को यानी कहते हुए ये शर्म आती है एक तरह से कि अपने यहाँ जो फायर का जो NOC है वो नोटों की बौछार से दब जाती है। बिल्कुल वही हो रहा है। जहाँ भी आप कोई सी भी जगह देख लीजिएगा, बहुमंजिला इमारत हो, होटल्स हो, मॉल्स हो, सबके अंदर निरापत्ति प्रमाण पत्र सबके मिल जाएंगे आपको फायर फाइटिंग के, लेकिन किस तरीके से मिले हैं, क्या उस मेजर्स पर वो खड़े उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। और अगर एक एक करके जाँच की जाए, किसी भी उसकी सिस्टम की जाँच बिल्कुल बाकायदा फायर एक्ट के तहत की जाए, तो मैं नहीं समझता कि अशोक जी कोई बहुत अच्छा काम यहाँ। सर आप तो उसको छोड़िए, मैं सरकारी बिल्डिंगों पे भी आ जाइए आप। हाँ। सरकारी बिल्डिंगों की है कि अभी पिछले दिनों एक ये बच्चों का वार्ड जो नया बनाया गया हॉस्पिटल में बनाया, उसको हैंडओवर किया गया जी। उसको जो हैंडओवर किया गया उससे पहले मैंने इनसे कहा कि साहब आप इसकी फायर NOC लें, तब तो विभाग जांचा कि फायर NOC भी लेनी है। मैंने खरे साहब को सूचना के अधिकार में दे रखा है, आज तक उसका जवाब नहीं मिला है मेरे को, जबकि वो सेकंड अपील में अब जा रहा है। फर्स्ट अपील में उनने कहा था आप इनको पूरे कागज दें, ना तो उसका कोई फायर ऑडिट है इनके पास में। पहले इनने जब हमने इसकी सूचना के अधिकार में मांगा तो यह आया कि साहब उसके पैसे कौन जमा कराएगा, तो निगम ने करके कि स्मार्ट सिटी कराएगी, स्मार्ट सिटी ने कहा JLN कराएगा। फिर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के देवनानी जी के हस्तक्षेप से वो JLN हॉस्पिटल का जो फंड आता है उसमें से पैसा जमा करा दिया गया। फायर NOC दे दी गई, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं इसका नियम है, जब आप कोई भी बिल्डिंग बन के तैयार कर लेते हैं उसमें अंदर, जैसे आज हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जी, आप उसके अंदर जब आप उसमें बेड्स और वो करके आप उसको ऑन करने की स्थिति होता है, उससे पहले जो फायर सिस्टम है उसकी मॉक ड्रिल की जाती है जी। उस मॉक ड्रिल में जो भी आपका सिस्टम लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक चालू हो रहा है या फायर से नहीं हो रहा, वो सारी जांच की जाती है। यहाँ तो सब सीधी NOC दे दी गई, कोई जांच नहीं की गई। और ना यहाँ सिस्टम चालू है अभी। चालू सिस्टम मैं नहीं कह सकता मैं क्योंकि ये सिस्टम तो नया लगा हुआ है, पर किस स्तर का लगा हुआ है वो चलेगा नहीं चलेगा वो भगवान भरोसे है। पहले अपने TB हॉस्पिटल में आग लग चुकी है जिसमें आदमी भी मरे, मरीजों की भी मौत हुई है। वो कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं। कोरोना काल में JLN में आग लगी थी, उसका कारण था कि अपनी जो वायरिंग है जी, वो बहुत पुरानी है।
जी। और आप उसमें लोड पे लोड बढ़ाए जा रहे हैं। नई वायरिंग आप नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है कि वो उस जमाने की है जब सारी चीजें इंपोर्ट की जाती थी और अच्छी 1900 क्वालिटी यानी अच्छी थी। क्वालिटी अच्छी थी जो वो आज तक चल गई, लेकिन अब उनका इंसुलेशन ऊपर से हटता जा रहा है जिसके कारण फायर हो रहा है। और वो प्रॉपर कॉपर की वायरिंग है, तो उसमें आगे आप एल्युमिनियम की वायरिंग जोड़ते हैं जिसमें कार्बन आ जाता है। उस कार्बन आने से स्पार्क होकर उसमें आग पैदा होती है। अच्छा। जो वेंटिलेटर्स थे उसमें जब आग लगी उसमें करीब 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसको नहीं दिखाने के लिए उन लोगों को वहां से शिफ्ट करके, क्योंकि वेंटिलेटर पे है आपके, सांस तो चलेगी दिखेगी, उनको 4 घंटे के गैप में, 8 घंटे के गैप में, 1 दिन के गैप में, ऐसे करके उस चीज को दबा दिया गया प्रशासन द्वारा। जी जी, दबा दिया गया। अशोक जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि ये तो चलिए मॉल्स की, होटल्स की, इनकी बात, फायर फाइटिंग सिस्टम की बात हुई। आप ये देखिएगा गैस के गोदाम जो चल रहे हैं शहर के अंदर, वो गैस के गोदाम बस्ती के 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए, लेकिन गोदामों की स्थितियाँ वही की वही हैं। चाहे आप वो देख लीजिएगा शास्त्री नगर के अंदर है, एक अभी माकड़वाली में उन्होंने हटा दिया, राजेश भाटी जी का था, उन्होंने बस जनहित के अंदर वहाँ से हटा दिया, वरना वो भी बस्ती के अंदर था। तो सारे बस्ती के अंदर हैं। अब आप ये देख लीजिए अभी जो शीश से हटाया है गया है वो भी बस्ती के बीचों बीच। सर, इसमें मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं, जो फायर, जो ये गैस गोडाउन्स हैं, इसके लिए एनओसी फरीदाबाद से जारी होती है जी। और एनओसी जारी होने के पहले डीएसओ की और कलेक्टर की रिपोर्ट जाती है जी उसके बेस पे एनओसी जारी होती है। जी ये 2012 में जब तक मेरे पास अजमेर का मैं डिजास्टर देख रहा था, हमने सेंद्रिया के अंदर जो ऊपर जमीन पड़ी हुई थी वहां हमने कोशिश करी थी कि सेंद्रिया का पावर हाउस आ गया, वहां सरकारी जमीन थी या पंचायत की जमीन थी, वहां पैसे लेके सारे जितने भी गैस गोडाउन्स हैं उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाए, वहां फायर फाइटिंग सिस्टम रेडी कर दिया जाए। उसकी मैंने फाइल भी चलाई, सब कुछ हुआ, लेकिन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट थे, उन्होंने उसको नहीं होने दिया। अब उन सब पे कब्जे हो गए हैं या वहां पे लोगों ने अपने यानी इंडस्ट्रियल वो करके कन्वर्ट करा के अपने गोदाम्स बना लिए। पर अब यहाँ जो शहर अब शहर की मैं आपको बात बताऊं, जो आप कह रहे हैं शहर के अंदर जो गोदाम बने हुए हैं ये 99 ईयर्स की लीज पे दिए जाते हैं। जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है ये उसकी मिस्टेक है, जिसने जब शास्त्री नगर बसाया, ये जब भी गैस की एजेंसी आई शास्त्री नगर ही था, जो वहां से 1 किलोमीटर दूर था, एक्सटेंशन नहीं बना था। एडीए ने, जो नगर विकास न्यास था, उसने एक्सटेंशन बना दिया जिससे गैस गोडाउन बीच में चला गया। वो भगवती जी का के नाम से है गैस गोडाउन, राजकुमार जयपाल जी का है, लेकिन वो प्रॉपर गैस गोडाउन है। वहां पे गैस गोडाउन के अलावा कुछ भी नहीं है और जो जितनी जगह सरकार ने अलॉट करी थी वो उतनी ही जगह में कायम है। उस गैस गोदाम में कहीं भी वो नहीं है, फायर एक्टिवेशन सिस्टम वगैरह सब सही है। अब आप आ जाइए, जो पिछले दिनों गैस गोदाम सील किया गया था जी। उसमें भी कई विवाद हुए थे कि साहब उत्तर का है, और उसमें ये था, अनीता जी का भी उसमें क्लियर था, क्योंकि वो दक्षिण में वो एजेंसी है, उसका गोदाम उत्तर में था। उसमें जो उसमें वही मैं जो कह रहा हूं 99 ईयर्स की लीज पे दिया गया और वही फिर एडीए ने कॉलोनीज बसा दी, वो तो है ही। लेकिन उस गोदाम में जो कमी है उसको 1000 मीटर अलॉट है, जहां तक मेरे को लगता है कि वो उससे कहीं अधिक पे काबिज है। बिल्कुल। दूसरा, उसके अंदर जो वो शायद वकील के पेशा करते हैं कोई, हाँ जी, हाँ। उसमें एक वकील का ऑफिस भी बना हुआ है जी। और तीसरी चीज शायद उसमें रेजिडेंशियल भी बना लिया जी। तो ये जो तीनों, ये जो चीजें करी गई, ये उस गैस गोडाउन में नहीं हो सकती हैं। और ये यदि रिपोर्ट वहां तक जाती है फरीदाबाद तक, तो ये गैस एजेंसी ही तुरंत कैंसिल हो जाएगी जी, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ जाके हो रहा है। पर ये तो अजमेर के अंदर सारे जैसे गैस गोदाम है। नहीं, जैसे मैं आपको एक क्लियर करूं कि अपना बाजार का गैस गोदाम होता था 9 नंबर पेट्रोल पंप के पीछे, वो हमने उसको ऑब्जेक्शन किया कि ये बस्ती के बीच में आ गया, क्योंकि वो किराए पे था, इसलिए आगे उसको किराए पे लीज नहीं देके उसको खाली करा लिया गया जी। तो अपना बाजार कोऑपरेटिव का था, जो गवर्नमेंट ने उसको अपने लेवल पे किया, वो एक अलग चीज आ गई। लेकिन जो गैस गोडाउन्स की जो स्थिति है वो जो है शहर के बीच में नहीं रहना चाहिए। ये तो निश्चित है कि शहर से बाहर अब गैस की लाइन आने वाली है। उसके बाद में पर गैस की लाइन तो ला रहे हैं, लेकिन गैस की लाइन के साथ में ही आप ये नहीं देख रहे कि नीचे
वहीं पावर की केबल जा रही है। पावर की केबल में भी जो नियमों से होना चाहिए, पावर की केबल डाली जाती है, नीचे ईंटें लगती हैं, उसके ऊपर बजरी डाली जाती है जी, कंक्रीट होता है, कंक्रीट, और वो जिससे कोई भी फायर होता है तो वो उसको लेके उसको ऑक्सीजन जाने से रोके। लेकिन यहाँ तो जो 3.5 फुट की गहराई पे होनी चाहिए, आपको 33,000 kV की लाइन आपको 1.5 फुट की गहराई पे मिल जाएगी। हाँ, तो अब ये सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये तो हुई गैस गोदाम की बात, ये तो यहाँ पटाखों के गोदाम। हाँ, अब आप पटाखों के गोदाम पे आ जाएं। मेरे को पिछले दिनों शायद मैंने आपके ही चैनल पे या आपके लेख में पढ़ा था, चाची आवास में लोगों के पास गोदाम वो है लाइसेंस मैगजीन, तो और मैगजीन का मैं आपको नियम बता दूं, मैगजीन जहां पे पटाखे रखे जाते हैं जी, उसको मैगजीन कहा जाता है। उस मैगजीन के अंदर क्या है, एक तो आसपास आबादी नहीं होनी चाहिए जी, दूसरा लाइटनिंग, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन पार्टिकल जा रहा है तो बिजलियां ज्यादा गिर रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो हर 10 फीट के ऊपर लाइटनिंग टावर लगता है। आप देखिएगा, मैंने तो देखा है उधर, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लाइटनिंग टावर आपको देखना है तो जो ये आजाद इनका है, अपने जो ये अपना माया मंदिर चलाते हैं जी, इनकी फैक्ट्री है वहां पे बड़गांव में जी, उस पे आपको लगी हुई दिख जाएंगी। चारों तरफ वो आपको पता लगता है कि हाँ भाई ये यहाँ पटाखों का या मैगजीन है। और लेकिन वो मैगजीन तो वहाँ है, वो जैसी भी है, जिसमें आग भी लगी। पर आप बता रहे थे कि यहाँ रामनगर के अंदर उसके यानी पूरे 12 महीने, और जो मेरे को जानकारी है जहां तक है अजमेर में यानी 15 से, मेरे जमाने में तो शायद 15 ही थे, अब शायद 15 से 20 के बीच में 17 लाइसेंस है। ये जो बिल्कुल पुख्ता वो है कि 17 लाइसेंस लिए गए हैं और 70 चल रहे हैं और जगह वो रखा है। उसमें भी नियम है 70 तो चलें, लेकिन पास में कोई हलवाई की दुकान नहीं होनी चाहिए, पास में कोई भट्टी नहीं होनी चाहिए, आबादी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। सब वो का मतलब इसको देखने वाला नहीं। अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं और आप तो यहाँ जरा बहस कर रहे हैं और इसकी उपादेयता पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस शहर का प्रशासन अंधा है, सोया हुआ है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या हो रहा है? ये जो जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी है नगर निगम आयुक्त की, नगर निगम मेयर की, एडीएम सिटी की जी, जिला कलेक्टर की जी, एसडीएम की जी। पर इसका निर्वहन कहाँ हो रहा है? आप ये तो देखिए, चलिए ये भी बात है, आप केमिकल्स देखिए, आप हाँ, ज्वलनशील केमिकल्स हैं वो शहर के अंदर, नए बाजार के अंदर, दुकानों के पीछे गोदाम केमिकल्स के बने हुए हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। एक बार पहले ये आग लग चुकी है नए बाजार में, हमने रिस्क लेके वो वाइट पेट्रोल और उसके ड्रम्स हटवाए हैं। वो हमारे जो भी कर्मचारी थे उनकी रिस्क पे हमने आउट किए, वरना नया बाजार का काफी क्षेत्र जल जाता। हाँ, तो घास कटला के अपोजिट में ये अग्निकांड हुआ था जी, बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी पेंट की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानें जो बनी हैं वो पुराने मकान थे, उनके फ्रंट में उनने दुकानें बना ली। उनके पास में वहां कोई फायर के लिए कोई भी एनओसी और वो नहीं है। और अंदर आप देखेंगे तो आपको हर तरह के केमिकल मिलेंगे। आपको साबुन बनाने का भी केमिकल मिल जाएगा जो कि काफी ज्वलनशील है, और आपको हर तरह के केमिकल मिलेंगे। एक भी क्षेत्र में आग लगती है तो ये मान के चलिए, नया बाजार के पीछे जितनी भी आबादी है जी, उन गोदामों के, उन मकानों के पीछे, उनके लिए तो बड़ी भारी समस्या है। इसके अलावा आप दरगाह बाजार में आ जाइए। जब स्मार्ट सिटी का जो ये मिशन आया, हमने करीब 8 से 10 करोड़ रुपए इस फायर फाइटिंग के लिए रखे थे। उसमें करा क्या गया, उन पैसों का कहीं पता नहीं है। शायद 7 इनफील्ड मोटरसाइकिलें खरीद ली गई कि साहब दरगाह बाजार के अंदर जब लगेगी आग तो वो मोटरसाइकिलें जाके आग बुझाएंगी। अभी पिछले दिनों हादसा हुआ था तो वो मोटरसाइकिलों पे वो सामान ही नहीं मिला, वो कर्मचारियों के और ऑफिशियल काम में निगम प्रशासन यूज कर रहा है। तो क्या निगम आयुक्त को दिखता नहीं है क्या? निगम आयुक्त इन सबको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये सब चीजें, इसके अलावा जो प्लान ये था, आज आना सागर के अंदर आप सीवर ट्रीटमेंट वाटर डाल रहे हैं, जो कि एनजीटी के नियमों से भी गलत है और धार्मिक आस्था से भी गलत है। आप उस टैंक को सीवरेज टैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस वहां से एक लाइन डाल के ये पूरी जो गलियां रह गई हैं, वहां पे एक अपने को लाइन डालनी थी
और उस लाइन को डाल के कहीं पे भी होता तो वहाँ हाइडेंट लगा के अपन फायर फाइटिंग शुरू कर सकते थे जी। तो ये पूरी योजना थी। उसके लिए 8 से 10 करोड़ रखे गए थे, फिर उसमें सरकार से और पैसा लेके इसको पूरी योजना, आज दरगाह के मेले के समय में मानो कोई आग लग जाती है और कोई बिल्डिंग है उससे, क्योंकि आग लगने से जो यही नहीं है कि आग से ही नुकसान होगा, उससे बिल्डिंगें भी कोलैप्स होती हैं गर्मी से, बिल्कुल होती हैं। तो जब वो होगा और इस दौरान यदि हादसा हुआ तो अजमेर की साख कहाँ पहुंच जाएगी और कितनी कैजुअलिटीज होंगी और अपन क्या देंगे। तो ये जो है, यदि फायर एक्ट बनता है, मैं तो देवनानी जी से, क्योंकि वो विधानसभा के स्पीकर हैं, मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो एक फायर बिल लाएं जैसा दिल्ली के अंदर है। उस फायर बिल को लाने के बाद क्या होगा, हर कर्मचारी की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, हर इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के परफॉर्मा भर के देगा, इस दुकान में क्या है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना क्या है, तो अपने साथ सब कुछ वो रहेगा, फिर उस पर फायर प्लान बन के तैयार रहता है। और मैंने सुना है कि फायर एक्ट के अंदर ये जो होता है, ये डिपार्टमेंट होता है फायर डिपार्टमेंट, उसमें पुलिस नहीं, फायर डिपार्टमेंट अंडर पुलिस ही होता है। अंडर पुलिस होता हाँ, है, और उसके डीजीपी अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, फायर फाइटिंग के DGP, हाँ बिल्कुल, फायर फाइटिंग का पूरा जो स्टाफ अलग सिस्टम होता वही का वही है, अलग वही है, इसलिए- बिल्कुल पुलिस का। और वो, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं पे भी आग लगती है तो उसमें जो पुलिस और आरएसी के जवान भी हैं, जो यानी जो डिजास्टर में अब तो एसडीआरएफ बना दी गई है अपने यहाँ, वो लोग भी इस फाइटिंग में पुलिस के अंडर आ जाते हैं। निगम यदि बुलाता है तो नहीं जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और आपको क्लियर करूं, आज गांवों के अंदर कोई फायर का प्रावधान नहीं है। उसके लिए सिविल डिफेंस को अपन ने यहाँ वो किया, सिविल डिफेंस के अंदर एक फायर फाइटर दे रखा है और वहाँ जितना भी स्टाफ है, वहाँ कुल 2 परमानेंट कर्मचारी हैं, एक तो बाबू है और एक फायरमैन की पोस्ट है, और वो 2 लोग उस पूरे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जिसमें से करीब 30 बच्चे जो हैं वो नागपुर से जो फायर स्कूल है उससे ट्रेंड है। लेकिन ये विभाग अभी चल रहा है एसडीएम के अंडर। जब भी गांव में आग लगती है तो नगर निगम की गाड़ियों को रवाना कर दिया जाता है, जबकि नगर निगम का नियम है कि वो अजमेर नगर निगम क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगी, उनको भेज दिया जाता है। फिर उनके बिल नहीं आते हैं, वो भी जो बाहर है वो नगर निगम पे ही पड़ रहा है, इनकी जो फायर की गाड़ी है वो खड़ी रहती है। तो ये नगर निगम में जो पार्षद हैं हमारे चुने हुए, उनको सोचना चाहिए कि ये अधिक वहन क्यों कर रहे हैं, सरकार से पैसा तो लाएं और इसमें देख के ऐसी योजना बनाएं। कुछ शहर की गलियां छोटी हो गई, हर जगह जहां आग लगेगी लोगों ने एक एफिडेविट देने के बावजूद के साहब हमारे घर में पार्किंग की जगह है, गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं। अब जितनी भी नई कॉलोनीज बनती जा रही हैं, यदि आग लग जाए तो फायर फाइटर्स को पहुंचने में ही अशोक जी समय लगेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी विमला मार्केट में जो आग लगी थी उसने हमने देख लिया सर कि किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से बुझाने में फायर फाइटिंग सिस्टम फेल हुआ। और वो तो अच्छा है कि उनको मित्तल मॉल से पानी की सुविधा मिल गई और उन्होंने बाकायदा उसको कर दिया। सर मैं आपको ये और क्लियर करूं, जो इसकी आग थी मेडिकल ब्लॉक में जो आग लगी, इसमें भी क्योंकि किसी से हमारे से ही नहीं पूछा गया, ये कोई आग इतनी बड़ी नहीं थी, इसमें भी 400 टैंकर दिखाए गए और उसमें तो आप ये कह रहे हो मीठा पानी भी दिया है। सिविल लाइन जो अपना बस स्टैंड के पीछे है वहां से भी मीठा पानी के टैंकर भेजे गए, उसमें 400 दिखाए गए। लेकिन था क्या, वो कुल 300 से 400 गज में बना हुआ एरिया था और उसके बेसमेंट में आग लगी थी। उसको यदि पानी से भर दिया जाता तो ये कुल 5 से 6 घंटे में ही आग खत्म हो जाती। ये भी एक नियोजित ढंग से, क्योंकि निगम का क्या है कि जो ढाला चल रहा है उसमें खर्च निकाल के जो मंथली जो लिफाफे बढ़ते हैं उसका कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये हुआ। उसके अलावा जो अजमेर शहर को जो नुकसान हुआ सबसे बड़ा, वहां 3 दिन तक बिजली नहीं थी। बहुत सी दवाइयां ऐसी थी जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी, वो दवाइयां कितनी एक्सपायर हुई, कितनी क्या कहाँ गई, वो सब। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है आज पूरे शहर को। और पूरी, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं हमारे नगर निगम के जो पार्षद हैं उनसे भी कि वो इसके ऊपर एक जीसी की मीटिंग बुला के, और जो फायर के जो भी यहाँ अधिकारी और वो हैं, यहाँ 3 ऑफिसर्स लगे हुए हैं अजमेर नगर निगम पे, तो उनके साथ बैठ के एक योजनाबद्ध तरीके से करें और देवनानी जी की
जो उनकी पोस्ट है और जो उनके अधिकार हैं उनका लाभ उठाते हुए मैं तो कहूँगा कि पूरे राजस्थान में फायर एक्ट लेके आया जाए, वरना किसी दिन बड़ा भारी हादसा हो जाएगा और उससे जो जन हानि होगी उसका भगवान मालिक है। तो दोस्तों, आपने सुना कि अजमेर किस तरीके से आग से खेल खेल रहा है और किसी भी समय हुआ कोई हादसा इसको आग की चपेट में ले सकता है। बहुत खतरनाक विषय है जिस पर हमने वार्ता की है। मैं नहीं समझता कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद में आपका दिल झन्नाएगा नहीं, दिल घबराएगा नहीं, आप सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि आग से आखिर किस तरह से मुकाबला किया जाए। आग, पानी, बिजली, ये सब खतरे में है। दोस्तों, आज आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद। मैं एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।